Good morning, all of you. Today we will discuss जुडिशरी सिस्टम ऑफ कनाडा। सभी छात्राओं को मेरा नमस्कार। आज हम लोग कनाडा की न्याय व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। बेसिकली कनाडा की जो जुडिशियल सिस्टम है वो ब्रिटिश मॉडल, जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल है, उसी के आधार पर उसको संगठित किया गया है। और वहाँ पे जो ऑर्डिनरी जुडिशरी कोर्ट्स हैं, जो सामान्य न्यायिक कोर्ट है, उनका सिविल और क्रिमिनल लॉ दोनों पर ही उनका क्षेत्राधिकार बना हुआ है। यानी दीवानी और फौजदारी कानून से संबंधित विषयों पर उनको क्षेत्राधिकार प्राप्त है। और इसमें ये नहीं देखा जाता है कि ये कोर्ट की जो केस की कोई प्रोसीडिंग्स है, ये प्राइवेट पार्टीज़, जो निजी किसी दो पक्षों के बीच का मामला है या प्राइवेट पार्टी और स्टेट के बीच का मामला है। अगर उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन इन्वॉल्व होगा जो कि सिविल मैटर या क्रिमिनल मैटर से संबंधित है, यानी दीवानी कानून और फौजदारी कानून से संबंधित है, तो निश्चित रूप से जो ऑर्डिनरी जुडिशरी कोर्ट्स है, सामान्य न्यायिक न्यायालयों का, उस पर क्षेत्राधिकार बना रहेगा। अगर हम देखें जो फर्स्ट टू टायर्स ऑफ कोर्ट्स है, कोर्ट के जो प्रथम दो इम्पॉर्टेंट चरणों को हम देखें तो कोर्ट उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंसेस और कोर्ट ऑफ अपील। यानी पहला इंस्टेंसेस मतलब प्रथम उदाहरणीय कोर्ट इसका, और दूसरा कोर्ट ऑफ अपीलीय न्यायालय। प्रथम जो आपकी निर्देशन का कोर्ट होता है, जिसमें छोटे छोटे विषयों को लोकल लेवल पर ही सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जाता है। अपीलीय न्यायालय क्या होता है, जब वहाँ पर उस कोर्ट के मैटर को सॉर्ट आउट नहीं किया जा पाता है तो फिर इसको आगे बढ़ाया जाता है। और इन दोनों का आर अंडर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जुरिस्डिक्शन। जो प्रांतीय विधायी क्षेत्राधिकार होता है, इसके अंतर्गत फर्स्ट इंस्टेंसेस कोर्ट और कोर्ट ऑफ अपील कार्य करती है और अप्लाई प्रोविंशियल एज वेल मच फेडरल लॉ। और जो कानून उनका अपने कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में फॉलो किया जाता है, तो फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट और कोर्ट ऑफ अपील इसमें ध्यान रखता है कि वो उस प्रांतीय विशेष के न्यायिक निर्णयों को भी लागू करे और साथ ही संघीय कानूनों को भी उसमें जहाँ जहाँ आवश्यक हो उसको उसमें समाहित करे। जो कनाडा की सुप्रीम कोर्ट है, जो कि एक एपेक्स, एकदम शीर्षस्थ सिस्टम की तरह काम करती है, वो संघीय विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा एपेक्स बॉडी की तरह काम करती है, जैसा कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट करती है। और यह जनरल कोर्ट ऑफ अपील, यह अपील की सामान्य न्यायालय की तरह काम करती है और इसका क्षेत्राधिकार पूरे कनाडा के कानून पर है। पूरे कनाडा पर जितने भी कानून हैं उस सब पर इसका क्षेत्राधिकार बना हुआ है। उनकी संवैधानिकता को सुनिश्चित करना, उनकी जांच करना, ये सारा काम मूल अधिकारों के संरक्षक की भूमिका, संविधान के संरक्षण की भूमिका, अगर किसी संघीय मामले की व्याख्या या किसी विशेष प्रावधान को लेकर कोई मतविरोध उत्पन्न होता है तो उसकी संवैधानिक उचित व्याख्या करना, ये सारा काम उसके अंतर्गत आता है। तो इसमें फेडरल एज वेल एज प्रोविंशियल, यानी संघीय और प्रांतीय दोनों विषयों को समाहित करते हुए ये सामान्य अपील के न्यायालय की तरह काम करती है। जो कनाडा का सिस्टम है, उसमें प्योरली जो फेडरल कोर्ट है, जो पूर्णतः संघीय न्यायालय जिसे कहा जा सकता है और जिसका क्षेत्राधिकार केवल मात्र संघीय कानूनों से संबंधित मामलों से विषय में है, वो भी वहाँ अस्तित्व में होते हैं। और ऐसे कुछ कोर्टों की भी हमें वहाँ पे न्यायालयों की व्यवस्था देखने को मिलती है। और उनका जो निर्माण होता है और उनको जो शक्ति प्रदान की जाती है वो दी जाती है फेडरल पार्लियामेंट द्वारा। संघीय संसद उनको जिम्मेदारियां सौंपती है और शक्ति प्रदान करती है। जब किसी एक विशेष कानून, पर्टिकुलर लॉ को अडॉप्ट करना होता है, तो फेडरल पार्लियामेंट, संघीय संसद को ये अधिकार होता है कि वो जो प्रांतीय कैन चूज एक्सप्लिसिटली प्रिपेयर जुरिस्डिक्शन ओवर द प्रोविंशियल कोर्ट्स और टू अ पर्टिकुलर फेडरल कोर्ट। तो किसी विशेष संघीय न्यायालय या प्रांतीय न्यायालयों के ऊपर भी इनको क्षेत्राधिकार प्राप्त हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सक्लूसिव, मतलब बाह्य रूप से वो क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है, पूरी तरह से नहीं होता है, लेकिन
फेडरल पार्लियामेंट को ये अधिकार है कि किसी भी विशेष लॉ को जब वो स्वीकार करती है तो उसको वो उसका क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वो उस लॉ के लिए किसी को भी रख सकती है। वो प्रांतीय न्यायालयों को उस लॉ के अंतर्गत रख सकती है या फिर किसी विशेष संघीय न्यायालय को उस कानून के अंतर्गत रखना सुनिश्चित कर सकती है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं जो प्योरली फेडरल कोर्ट की संज्ञा जिसको देंगे कि वो केवल मात्र संघीय न्यायालय है, वो है फेडरल कोर्ट, जो संघीय न्यायालय के नाम से ही जाने जाते हैं। उसके भी 2 डिविज़न्स है, 2 उपखंड है, एक है वो फर्स्ट इंस्टेंस और दूसरा कोर्ट अपील। उसमें भी कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस एक है और दूसरा कोर्ट ऑफ अपीलीय न्यायालय है। ये पूरी तरह से संघीय मामले यानी केंद्र राज्य के बीच अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है, एक तरफ केंद्र और एक राज्य, दूसरी तरफ कोई और राज्य पक्ष है, उनके बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, या राज्यों के बीच किसी विषय को लेकर अगर संघर्ष होता है तो ऐसे मामलों का निस्तारण करता है। जो कनाडा का जो कोर्ट का स्ट्रक्चर है, फेडरल कोर्ट का स्ट्रक्चर है, वो उसके पास एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन यानी एक बाह्य रूप से एक पूरी तरह से उसके पास वो क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है और इन सर्टेन केसेस कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन विद प्रोविंशियल कोर्ट्स। कुछ मामलों में हम देखते हैं कि उसको समवर्ती क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है प्रांतीय न्यायालयों के साथ, और वो किस विषय में, विशेषकर ऐसे केसेस में द क्राउन इन राइट ऑफ कनाडा कि महारानी या क्राउन का राजमुकुट का क्या क्या अधिकार कनाडा में है, ऐसे मामलों में उसको क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। जैसे इसमें अब इसको और शॉर्ट में कहें तो जो संघीय सरकार है, संघीय सरकार से जुड़े मामलों में उसको निर्णय लेने का अधिकार संघीय न्यायालयों को है। हो सकता है पूरी तरह से उसको क्षेत्राधिकार ना प्राप्त हो तो वो समवर्ती क्षेत्राधिकार का प्रयोग प्रांतीय न्यायालयों के साथ मिलकर करता है। जो ये जो थोड़ा सा जो एक्सक्लूसिवली जब हम कहते हैं यानी कुछ बाह्य रूप से वो शक्तियाँ प्राप्त हुई है, तो ये जो रिस्ट्रिक्टेड जुरिस्डिक्शन रखा गया है कि कुछ विशेष क्षेत्रों तक उसको क्षेत्राधिकार तक इसको सीमित किया गया है, और ये कुछ विशेष संघीय मामले हैं जिस पर कि संघीय न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त है। जैसे कि एडमिरल्टी का मामला हुआ, कॉपीराइट का इशू है, ट्रेडमार्क का इशू है, पेटेंट्स का विषय है, नागरिकता संबंधी कानून है, या कोई भी दूसरा मामला जो कि संघीय न्यायालय संघीय संसद द्वारा नियमित होता है। संघीय संसद द्वारा नियमित होता है, ऐसे बाकी सब मामले जो कि वो तय भी करता है उस पर संघीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्रदान किया जाता है। और कुछ अदर प्योरली फेडरल कोर्ट्स में अगर हम देखें, जो कुछ और भी मतलब अलग अलग विषयों के समाधान के लिए संघीय न्यायालय के भी अलग अलग रूप बनाए गए हैं, मतलब अलग अलग स्तर के संघीय न्यायालय बनाए गए हैं जो कि सेंट्रल स्टेट लेवल के डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करेंगे और अलग अलग मैटर पर। इसीलिए उसमें कुछ और कोर्ट है, जैसे कि कैनेडियन टैक्स कोर्ट है, कनाडा की कर संबंधी न्यायालय है, या मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स है, सैन्य न्यायाधिकरण है। ये भी प्रोविंशियल और फेडरल लेवल पर मिलकर उनके जो भी मैटर आते हैं उनको सॉर्ट आउट करने का काम करते हैं। जस्टिसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश होते हैं, और जो एकदम संघीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, और प्रांतीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, जजेस ऑफ सुपीरियर प्रोविंशियल कोर्ट, प्रांतीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, इन सब की जो नियुक्ति होती है ये संघीय कैबिनेट के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। अच्छा, अब अगर हम इसके कोर्ट सिस्टम को देखें तो जो इन्फीरियर कोर्ट है यानी प्रांतीय जो कोर्ट है, जो अधीनस्थ कोर्ट है, उनके जजेस का अपॉइंटमेंट प्रोविंशियल कैबिनेट करता है। यानी सेंट्रल लेवल का अगर हम देखें तो जैसे वो सुप्रीम कोर्ट कनाडा के हुए, फेडरल कोर्ट के जजेस हुए, सुपीरियर जो प्रोविंशियल कोर्ट के जजेस हुए, उनके सदस्यों की नियुक्ति फेडरल कैबिनेट कर रहा है, और इन्फीरियर जो प्रोविंशियल प्रांतीय न्यायालय हैं उनके जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो प्रोविंशियल आपके कैबिनेट द्वारा, प्रांतीय कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। कुछ प्रोविज़न्स भी है संविधान में, औपचारिक संविधान में हम देखेंगे, और साथ ही साथ कुछ अंतर्निहित सिद्धांत भी है जो कि कोर्ट की व्यवस्था के साथ काफ़ी ज़्यादा चिन्हित किए जाते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। जैसे कि
इसमें बहुत आवश्यक है, एक अंतर्निहित सिद्धांत है कि न्यायिक स्वतंत्रता एवं तटस्थता को सुनिश्चित करना, कि किसी के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार ना किया जाए। न्यायिक स्वतंत्रता यानी जितने भी न्यायाधीश हैं उनको अचानक से बिना किसी प्रॉपर कारण के उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, उनकी से सैलरी अलाउंसेस से रिलेटेड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये सारा इंडिपेंडेंस, ताकि उनके द्वारा लिए गए डिसीजंस की पब्लिक प्लेस में चर्चा ना होना, ये सब सेफगार्ड प्रोवाइड किया गया है ताकि न्यायिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जा सके। जो संवैधानिक कानून है, the constitutional rules put the courts in a position to define for themselves the condition that the executive and legislative branches must respect in relation to judicial independence। तो संविधान में भी कुछ ऐसे नियम कानून बना दिए गए हैं जिसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि कोर्ट इस स्थिति में रहे कि वो अपनी पोजीशन को परिभाषित कर सके और ऐसे शर्तों को, ऐसे दिशा निर्देशों को सुनिश्चित कर सके कि जिससे कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के जो अंग है वो उसको जो न्यायिक स्वतंत्रता है उसका सम्मान करे और न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करे। ऐसे जो परिस्थितियां हैं उसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश तय किए जाते हैं, जैसे कि जो आर्बिट्ररी रिमूवल यानी अचानक से किसी को भी उनके पद से हटाया नहीं जा सकता है। फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उनका जो अभी हमने चर्चा किया कि उनकी वेतन और भत्ते, सैलरी अलाउंसेस के बारे में उनको सिक्योरिटी मिले, वित्तीय सुरक्षा उन्हें प्रदान की जाए। इम्यूनिटी ऑफ जजेस फ्रॉम एक्शन टेकन वाइल परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी, न्यायाधीशों को ये भी सुरक्षा प्रदान की जाए कि जब वो अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए किसी प्रकार का कार्य करते हैं उसमें उनको बचाव प्रदान किया जाए, उसके खिलाफ उनके पर कोई कार्रवाई ना किया जाए। और इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी यानी उस संस्था विशेष की स्वायत्तता का भी संरक्षण करना बहुत आवश्यक है, तभी वो संस्था सुनिश्चित रूप से स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाएंगी। जो न्याय व्यवस्था में जुडिशियल रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी इज़ द पार्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट्स। जो संवैधानिकता का न्यायिक पुनर्विलोकन करना ये सामान्य न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो कोई भी कोर्ट, बिफोर एनी कोर्ट, फेडरल, प्रोविंशियल, ए लिटिगेट कैन question the constitutionality of any law, statutory or common, used against him or her by another private party or by the attorney general acting on behalf of the government or federal provincials। यानी संविधान के प्रावधानों की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को ये सिर्फ फेडरल कोर्ट तक सीमित रखा नहीं गया है कि किसी भी कोर्ट के सामने, चाहे वो संघीय स्तर का हो या प्रांतीय स्तर का हो, कोई भी वादी ऐसा कोई प्रश्न उठा सकता है जो कि कानून की संवैधानिकता से जुड़ा हुआ मामला उसमें अंतर्निहित हो, या किसी संवैधानिक कानून का कोई प्रश्न जुड़ा हो, या सामान्य कानून से संबंधित कोई प्रश्न जुड़ा हो और उस कानून का उस पर गलत रूप से प्रयोग किया जाता है किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा, किसी संगठन द्वारा, किसी सरकारी निकाय द्वारा। और ऐसे मामलों को अटॉर्नी जनरल भी उठा सकता है। वो फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, संघीय या प्रांतीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में ऐसे मामलों को वो जुडिशियल बॉडी की तरह किसी भी कोर्ट के, चाहे वो प्रांतीय लेवल का कोर्ट हो या सेंट्रल लेवल का कोर्ट है, उसके सामने उठाने का अधिकार अटॉर्नी जनरल को है। उसी तरह कोई प्राइवेट पर्सन भी इस इशू को उठा सकता है। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लिटिगेट कैन क्वेश्चन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी और बाय अनदर पार्टी, किसी और पार्टी के द्वारा या फिर अटॉर्नी जनरल द्वारा। यानी सबको ये अधिकार दिया गया है कि वो संविधान के प्रावधानों की न्यायिक पुनर्विलोकन को सुनिश्चित करने के संबंधी बात को उठा सके। The court must then examine the question, and if it is find the law unconstitutional, declare it not applicable or invalid. The inferior courts can also declare the law inapplicable to actual case or controversy. The senior courts can invalidate it in the general effects. अब कोर्ट को ये अधिकार है कि वो ऐसे प्रश्नों का परीक्षण करे और अगर उसको लगता है कि इससे जुड़ा हुआ जो भी कानून का मामला है वो असंवैधानिक है,
तो वो उसके उपयोग को मतलब उसको लागू करने को इनवैलिड या अवैध घोषित कर सकता है। और यहाँ तक कि कोई भी जो निम्न न्यायालय है उसको भी ये अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी कानून को की उपयोगिता को, व्यावहारिकता को, अगर वो किसी विशेष केस से संबंधित या कंट्रोवर्सी से जुड़ा हुआ कोई मामला है, उसके भी कानून की वैधता को सुनिश्चित करे। अगर वो संवैधानिक प्रावधान के विपरीत जाता है तो उसको अवैधानिक घोषित करे। और जो सुपीरियर कोर्ट्स है उसको भी ये अधिकार है कि वो सामान्य प्रभाव से ऐसे किसी भी प्रावधान को जो कि संविधान के प्रावधानों के विपरीत जाता हो उसको अवैधानिक घोषित कर दे। और मतलब अगर हम देखें इसको कि प्रिवेंटिव जो चैलेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफ डिक्री आर अलाउड इवन बिफोर इट इज़ अप्लाइड टू ए पर्टिकुलर पर्सन, यानी जरूरी नहीं है कि किसी विशेष व्यक्ति के किसी अधिकार का उल्लंघन हुआ है तभी संविधान के किसी विशेष प्रावधान की न्यायिक पुनर्विलोकन का जांच किया जाएगा। अगर पहले ही प्रिवेंटिव यानी पहले ही सुरक्षात्मक रूप से अगर कोई चुनौती दी गई है कि किसी संवैधानिकता का, किसी संविधान के किसी विशेष कानून का, नियमन का, कि भाई इसमें जो ये प्रावधान है उससे कहीं ना कहीं संविधान के इस विशेष प्रावधान का हनन होता है या किसी व्यक्ति को इस क्रम में इस विशेष परिस्थिति में नुकसान पहुंच सकता है या उसके इस अधिकार का हनन होता है, तो किसी पर्टिकुलर पर्सन पर उस लॉ का गलत यूज़ होने से पहले भी अगर वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अगर वो लॉ जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से गलत ठहराया जाता है तो उसको कंसिडरेशन में रखा जाएगा। यानी प्रिवेंटिव जो चैलेंज तरीके से भी ये मेकैनिज़्म एडॉप्ट किया गया है कि जो संविधान की जितने भी प्रावधान हैं उसको सुनिश्चित रूप से लागू किया जाए और वो जुडिशियल रिव्यू तक की स्थिति आने से पहले ही, जुडिशियल रिव्यू की स्थिति आने से पहले ही वो विशेष मामले के कॉन्टेक्स्ट में जांच करते हुए भी उसकी वैधता देखी जाए कि ये संवैधानिक रूप से वैध कानून है या नहीं। अगर नहीं है तो पहले ही वो कानून किसी को नुकसान पहुंचे उससे पहले ही इस प्रकार के कानून जो संवैधानिक रूप से अवैध है उसको निस्तारित किया जाना चाहिए। अब अगर हम देखें फाइनली जो एब्सेंट एनी लीगल डिस्प्यूट द फेडरल कोर्ट कैन रिक्वेस्ट एन एडवाइजरी ओपिनियन फॉर सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन, कि अगर कोई भी लीगल डिस्प्यूट का मामला आता है, कोई भी वैधिक तनाव का, वैधिक रूप से किसी विवाद का इश्यू आता है, कि सोचो कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई वैधिक तनाव या विवाद का इश्यू उत्पन्न नहीं हुआ है, तब भी संघीय सरकार के पास ये अधिकार होता है कि वो एक रिक्वेस्ट करे, एक परामर्शदात्री सलाह वो ले सके सुप्रीम कोर्ट से किसी भी संवैधानिक प्रश्न पर, कि हमेशा कोई लीगल डिस्प्यूट हो तभी वो सलाह ले, ये आवश्यक नहीं है। बिना किसी लीगल डिस्प्यूट पर भी वो किसी संवैधानिक प्रश्न पर उसे सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार प्राप्त होता है। और प्रांतीय सरकार को भी इसी प्रकार का रिक्वेस्ट प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील में बनाने का अधिकार है, यानी फेडरल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ ऐसा अपील कर सकती है और प्रांतीय जो सरकार है वो इस प्रकार का जो रिक्वेस्ट है, इस प्रकार की जो एक रिक्वेस्ट बना सकती है। जो प्रांतीय कोर्ट ऑफ अपील है, प्रांत की जो अपीलीय न्यायालय है, उसके समक्ष ऐसा रिक्वेस्ट पेश कर सकता है। जो प्रांतीय कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, इनको ये अधिकार है कि वो संघीय एवं प्रांतीय कानूनों की संवैधानिकता की जांच करें और साथ ही जो एकदम प्योरली जो फेडरल कोर्ट है उसको ये अधिकार है वो फेडरल कानूनों की जो संवैधानिकता है उसकी जांच करें। यानी प्रांतीय और सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है वो फेडरल प्रोविंशियल्स दोनों मामलों को देख सकता है और जो प्योरली फेडरल है उनको सिर्फ फेडरल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में पावर दिया गया है। कनाडा की जो हाईएस्ट कोर्ट है, अब थोड़ा उसके सिस्टम पर आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट है, इसमें 9 जजेस होते हैं, 9 जजेस और इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश को लेते हुए, यानी 1+8। और सुप्रीम कोर्ट का जो एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट अधिनियम के तहत 3 of the 9 जजेस मस्ट बी अपॉइंटेड फ्रॉम द कोर्ट ऑफ क्यूबेक in order to ensure that there are enough judges educated in civil law of Quebec to sit on an appeal from Quebec concerning civil law issue questions। अब इसमें सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि 9 जजेस में से कम 3 जजेस की नियुक्ति
जो है वो कोर्ट ऑफ क्यूबेक के माध्यम से हो, जिससे कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि क्यूबेक का जो विधायी कानून है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी प्रावधानों में हम अंतर देख सकते हैं, तो उससे वो जो जजेस हैं उनको इसका प्रशिक्षण प्राप्त हो, तभी वो ऐसे मामलों का निर्णय कर सकते हैं। तो ये अधिकार दिया गया है, जिससे कि क्यूबेक से अगर दीवानी मामलों से संबंधित कोई अपील आता है सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो उसकी सुनवाई वो 3 जजेस में से कोई कर सकता है। एल्सवेयर इन कनाडा प्राइवेट लॉ इज़ गवर्न्ड बाय कॉमन लॉ। क्यूबेक को छोड़ दिया जाए, क्यूबेक के लिए एक स्पेशल सिविल लॉ का मैटर अलग रखा गया है, नहीं तो बाकी जगह जितने भी निजी कानून हैं वो सब सामान्य कानून जो देश का बना है उसी से ही वो शासित होता है। अगर हम प्रैक्टिस में देखें, जो अन्य 6 सदस्य कोर्ट के होते हैं उनका जो अपॉइंटमेंट होता है फॉलोइंग ए रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको क्षेत्रीय जो वितरण के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। विद इन इंग्लिश कनाडा, जो इंग्लिश कनाडा का प्रतिनिधित्व हो, 3 जजेस फ्रॉम ओंटेरियो, 1 फ्रॉम ब्रिटिश कोलंबिया and 1 that rotates among the 3 prairie provinces and 1 from for the 4 Atlantic provinces। यानी हर क्षेत्र का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके, इसको समाहित करने के लिए, क्योंकि संघीय व्यवस्था के प्रिंसिपल के अंतर्गत क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व में कमी ना हो, इसी को जुडिशियल प्रैक्टिस का पार्ट बना गया है, जिसमें 3 न्यायाधीश ओंटेरियो से होने चाहिए, 1 ब्रिटिश कोलंबिया से होने चाहिए, एक जो पद है वो रोटेट होना चाहिए 3 जो प्रेरी प्रोविंसेस है उसके प्रांतों के अंतर्गत, और एक जो है वो 4 जो अटलांटिक प्रोविंसेस है उसके बीच में रोटेट होते हुए होना चाहिए। यानी इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी किसी एक क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व है वो छूट नहीं जा रहा हो। और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं वो फेडरल कैबिनेट द्वारा उनका नियुक्ति किया जाता है। और अगर हम हाल के समय में देखें तो यहाँ पर कोई नो रिक्वायरमेंट ऑफ कंसल्टेंसी विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट और ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा गया है कि किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति से पूर्व वहाँ उन प्रांतीय सरकारों से उसके बारे में परामर्श करना हो या कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कराना हो। ऑब्वियसली ये तो ऑब्वियस बात है कि उसके पास लीगल प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, लीगल डिग्री होनी चाहिए, लीगल एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज होना चाहिए। उसके लिए अलग से एग्ज़ाम कराना हो कैंडिडेट्स का कि कोई पार्लियामेंट ऐसा कोई अलग से एग्ज़ाम कराए, ऐसा कोई प्रावधान विशेष रूप से बनाया नहीं गया है। और अगस्त 2005 में अगर हम देखें, अ न्यू अपॉइंटमेंट प्रोसेस वाज लॉन्च, उस समय एक नई व्यवस्था को शुरू किया गया। प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ जस्टिस, जो प्रांत की जो न्याय के मंत्री हैं, अलॉन्ग विद लीडिंग मेंबर्स ऑफ लीगल कम्युनिटी, विधि समुदाय के जो कुछ महत्वपूर्ण सदस्यों के तहत, विल बी कंसल्टेड बाय द फेडरल मिनिस्टर in order to identify a small number of candidates who will be assessed by an advisory committee consisting of members of the House of Commons, a retired judge, representative of provincial minister of justice, the law society and general public। कि इस व्यवस्था को रखा गया है कि कुछ जो प्रांतीय विधि मंत्री हैं, साथ ही कुछ विधि समुदाय के जो गणमान्य सदस्य हैं, उनका सलाह लिया जाएगा, उनसे सलाह मशवरा किया जाएगा संघीय मंत्री के द्वारा, जिससे कि ये आइडेंटिफाई किया जाए, इसको चिन्हित किया जा सके कि एक जो स्मॉल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, एक छोटी संख्या में ऐसे कैंडिडेट हो हु विल बी असेस्ड बाय, जिनकी की जांच हो सके बाय ये एडवाइजरी कमेटी, एक परामर्शदात्री समिति के द्वारा। और उस परामर्श ऐसा नहीं कि 9 जजेस में किसी की जांच नहीं होगी, उनका देखा जाएगा कि वो कैपेबल है कि नहीं, योग्य है कि नहीं। इस प्रावधान को रखा गया है ताकि, और उसमें विधि मंत्री, लीगल एक्सपर्ट जो कम्युनिटी के हैं उनको रखा गया है कि उनकी एक जज हो जाए, उनकी एक जांच हो जाए कि वो लीगल एक्सपर्टीज़ रखते हैं कि नहीं। और उस जो परामर्शदात्री समिति होगी उसमें क्या कौन कौन होंगे, उसमें हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य होंगे, एक रिटायर, एक आपके न्यायाधीश होंगे, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होंगे, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोविंशियल मिनिस्टर्स ऑफ जस्टिस, जो प्रांतीय विधि के जो मंत्री हैं उनके जो प्रतिनिधि होंगे, लॉ सोसाइटी के सदस्य होंगे, और सामान्य नागरिकों। उस व्यवस्था को भी ये किया जाए कि उसमें
न्यायिक विशेषज्ञता सुनिश्चित हो सके उसके लिए एक छोटी संख्या में एटलीस्ट लोगों को मतलब व्यवस्था की जाए कि एक मिनिमम मतलब इसमें ये भी तय नहीं किया गया 9 में से कितने जजेस का किया जाएगा, लेकिन अब अगर सपोज़ करो किसी जज पे बहुत ज़्यादा दिनों से एलिगेशंस लग रहा है कि उसके पास वो लीगल एक्सपर्टीज़ नहीं है या वो उस तरह से अपने मैटर में डिसीजन नहीं दे पा रहा है, तब ऐसे केसेस को कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। उसके लिए ये व्यवस्था रखी गई है कि वो कंसल्टेशन करेगा, कि वो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स का कि वो देखेगा कि हाँ ये इनके लिए उपयुक्त है, या फिर एक पुल तैयार करना होता है ना कि एक पुल तैयार किया जाता है, एक न्यायाधीशों का एक ग्रुप तैयार किया जाता है कि अगली बार जब अपॉइंटमेंट होगा तो हम इनको कंसिडरेशन में रखेंगे। तो ये पैनल तैयार करके रखना, ये सारे काम के लिए ये एडवाइजरी बोर्ड काम करती है और एडवाइजरी कमेटी में हर जगह की रिप्रेजेंटेशन को सुनिश्चित करने का रोल दिया गया है। तो द कमिटीज रोल इज टू अप्रेज द कैंडिडेट एंड एस्टैब्लिश अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ 3 नेम्स फ्रॉम विच द प्राइम मिनिस्टर मेक्स द फाइनल चॉइस। अब क्योंकि अब पार्लियामेंट और फेडरल कोर्ट तो सारा डिसीजन नहीं ले सकता, फेडरल कोर्ट को कैसे पता, पार्लियामेंट और फेडरल कैबिनेट ये सुनिश्चित नहीं कर सकता है कि कौन लीगल एक्सपर्ट है और वो कैसे अपॉइंटमेंट करेगा। तो उसके अपॉइंटमेंट की व्यवस्था को मतलब स्ट्रांग बनाने के लिए, उसकी अपॉइंटमेंट की व्यवस्था को और कंफर्टेबल बनाने के लिए और हेल्पिंग बनाने के लिए कमेटी को ये अधिकार दिया गया है कि वो कुछ जो कैंडिडेट है, कुछ जो प्रत्याशी है उनको प्रेस करे, जो कि अयोग्य है उनके नामों को रिकमेंड करे, और साथ ही एक छोटा सा शॉर्ट लिस्ट 3 नामों का तैयार रखे जिनमें से प्राइम मिनिस्टर को ये अधिकार होगा कि वो एक फाइनल चॉइस बनाएगा कि किसको उसको अपॉइंट करना है। तो अब जो एक्सेप्ट इन सर्टेन क्रिमिनल केसेस अपील टू द सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्ट नॉट ऑफ राइट बट बाय लीव द कोर्ट मस्ट ऑथराइज द अपील। यानी अगर हम देखें तो केवल मात्र जो आपराधिक मामले हैं उस मामलों को अगर हम छोड़ दें तो सुप्रीम कोर्ट में जो अपील का इशू है वो सुप्रीम एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन ये अधिकार का विषय नहीं होता है कि हर मामले में सुप्रीम कोर्ट में अधिकार मतलब अपील की जा सकती है। डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास उतना खाली समय है कि नहीं, उसके पास छुट्टी है कि नहीं कि वो ऐसे मामलों को सुनवाई के लिए रखेगा कि नहीं। यानी कोर्ट ये ऑथराइज करे कि हाँ ये अपील कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील करने योग्य मामला है, हम इसकी सुनवाई करेंगे, तभी जाके ऐसे किसी मामले को सुप्रीम कोर्ट में पुटअप किया जा सकता है। बस कुछ सर्टेन क्रिमिनल केसेस के मामले में है कि स्वतः वो अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, लेकिन सिविल मैटर में इस तरह से अपील का प्रावधान नहीं बनाया गया है। और अगर हम देखें कोर्ट को ये अधिकार भी होता है कि वो liberty to choose those cases it want to hear and that present a sufficient important legal interest। अब ये भी सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि वो अपने उन सारे वादों के बीच में, इन सारे मामलों के बीच में से किसकी सुनवाई करना चाहता है उसको वो खुद सेलेक्ट करे, और उसमें भी हो कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण कानून के हितों से जुड़ा हुआ प्रश्न उसमें अंतर्निहित हो, तभी जाके सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों की अपील के लिए सेलेक्ट कर सकता है। तो अगर हम देखें तो कोर्ट जो है जनरली क्या होता है वो 100 से कम केसेस को हर साल इसकी सुनवाई करता है, और उसमें भी अगर हम देखें तो लगभग 25% जो है उसमें संवैधानिक मामलों से जुड़ा हुआ एस्पेक्ट इन्वॉल्व होता है, और उसकी सुनवाई का अधिकार सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से अपने लिए चुनता है। तो कुल मिलाकर अगर वहाँ की न्याय व्यवस्था को देखें तो 3-4 चीज़ें बहुत स्पष्ट हो जाती है। पहला तो सुप्रीम कोर्ट को एक एपेक्स बॉडी की तरह रखा गया है, और फेडरल मामले हो, प्रोविंशियल मामले हो, उन सब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का वो काम करता है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस को सुनिश्चित करने के लिए वहाँ व्यवस्था की गई है कि जुडिशरी एकदम इंडिपेंडेंट फॉर्म में काम करे। जुडिशियल रिव्यू के प्रोविज़न को रखा गया है ताकि कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रावधान है, जो संवैधानिक प्रावधानों को प्रॉपरली हर जगह लागू किया जा रहा है कि नहीं, सेंट्रल लेवल पर और प्रोविंशियल लेवल पर वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, इस बात को सुनिश्चित किया जा सके। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि वहाँ का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर को कोर्ट प्रोटेक्ट कर रहा है कि नहीं। यानी कोई भी अगर प्रोविज़न ऐसा है या कोई ऐसा इशू उत्पन्न होता है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के बीच क्लैश उत्पन्न होता है, तो ऐसी सिचुएशन में ये बहुत ज़रूरी है कि फेडरल
जो आप कोर्ट है यानी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इसको सुनिश्चित करे कि उस मामले को सुनवाई प्रॉपरली हो, कोई फेडरल इंटरेस्ट का मैटर प्रॉब्लम में ना आए। मैटर बहुत मतलब बहुत ज़्यादा उसमें क्रूशियल इशू नहीं है तो फेडरल कोर्ट को रेफ़र कर सकता है। हो सकता है प्रोविंशियल लेवल पर ही उस मामले की सुनवाई हो जाए, लेकिन अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है तो उसको सुप्रीम कोर्ट अपने कंसिडरेशन में भी ले सकता है। और कोर्ट का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है कई तरह से, एकदम लोअर लेवल पे देखेंगे कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है, कोर्ट ऑफ अपील है, वो सब प्रोविंशियल कोर्ट के अंतर्गत काम कर रहा है। प्रोविंशियल हाई कोर्ट अपने उस पर्टिकुलर प्रोविंस के मामलों को देख रेख करता है। उसके हम ऊपर जाएंगे तो जो फेडरल कोर्ट्स है वो कुछ मामलों की सुनवाई करता है कि उसको सुनिश्चित करता है कि सारे जो फेडरल इश्यूज़, जो नॉमिनल फेडरल इश्यूज़ है उसको सॉर्ट आउट करें। और सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट एक तरह से कहा जा सकता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग मतलब पूरी एपेक्स बॉडी की तरह काम करता है और उसको काफ़ी इंडिपेंडेंस, काफ़ी इम्यूनिटी और कई मामलों में उसको डिसीजन लेने के मामले में उसको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो ये पूरी व्यवस्था ऐसा काम करती है जिससे कि कहीं ना कहीं कोर्ट का स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांगली काम कर सके और वहाँ पर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया गया है या बार बार संविधान में भी जो चेंजेस आए हैं, बीएनए एक्ट के प्रोविजंस के चेंजेस हो या उसके बाद के चेंजेस हो, ये सारा चीज़ सुनिश्चित करता है कि कैसे वहाँ का स्ट्रक्चर जो है वो अच्छे से वर्क करे और कहीं ना कहीं ये वर्क अच्छे से हो सके। मतलब अगर बीएनए का जो एक्ट था, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट था बीएनए का, वो बीएनए का 1867 के एक्ट्स के प्रोविज़न आए, फिर 1982 में कुछ प्रोविज़न्स आए। तो अलग अलग जो ये प्रोविज़न्स बने, अलग अलग प्रावधान समय समय पर बने, ये सुनिश्चित रूप से लागू हो रहे हैं कि नहीं। यानी कोर्ट का जो स्ट्रक्चर है, पहले क्राउन के कंट्रोल के अंतर्गत कैसी व्यवस्था थी, उसके बाद कैसी व्यवस्थाएं संविधान में आई, इन सब के गार्जियन प्रोटेक्टर की तरह जो रोल है वो वहाँ का कोर्ट स्ट्रक्चर प्ले करता है और यही वहाँ के कह सकते हैं कि जुडिशरी सिस्टम का सबसे प्लस पॉइंट है। थैंक यू।